हेलो एवरीवन। सो आज का लेक्चर बेस्ड है मेटाबोलाइट्स और एंजाइम्स पे। आज हम बात करेंगे बायोमोलिक्यूल्स के बारे में ही, लेकिन उनके इंटर कन्वर्जन का हिस्सा जो है वो हम डील करने वाले हैं इस लेक्चर में। जैसे मैंने कहा कि मेटाबोलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो एनसीईआरटी में जो मेन फोकस दिया गया है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, तो सबसे पहले मेटाबोलाइट्स टर्म को डिस्कस कर लेते हैं। मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो मेटाबॉलिज्म का हिस्सा होते हैं, यानी कि वो केमिकल रिएक्शंस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं। सो मेटाबॉलिज्म जो है, इट्स अ सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो कि बॉडी में होती है। ठीक है, और इस मेटाबॉलिज्म के दो हिस्से हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म दो पार्ट्स हैं, जिसमें से एनाबॉलिज्म रिप्रेजेंट करता है कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस को, यानी कि दो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स अगर कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बना रहे हैं और एनर्जी बॉन्ड्स की फॉर्म में स्टोर कर रहे हैं, तो एनाबॉलिज्म है। राइट, जैसे कि फोटोसिंथेसिस में ही बात कर लेते हैं, वो सबसे ज्यादा फेमिलियर रिएक्शन है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो कंबाइन करते हैं और अल्टीमेटली C6H12O6 बनाते हैं, यानी कि CO2 के साथ कंबाइन किया हाइड्रोजन पार्ट, उसका रिडक्शन हुआ। तो जो हमारे पास नए बॉन्ड्स बने हाइड्रोजन को ऐड करने में, वो एनर्जी को स्टोर कर रहे हैं, और वही ग्लूकोज C6H12O6 जब ब्रेक होगा तो बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ एटीपी रिलीज होता है। तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी आती है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से, वो उन बॉन्ड्स के ब्रेक होने की वजह से आती है। राइट, सो अब कैटाबॉलिज्म उन्हीं रिएक्शंस को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि जब एक लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में, यानी कि जब डिस्ट्रक्टिव रिएक्शंस होती हैं, उसे कैटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो ये दोनों सेट ऑफ रिएक्शंस हमारी बॉडी में हो रही है। तो ये मॉलिक्यूल्स जो ब्रेक हो रहे हैं, कंबाइन हो रहे हैं, ये मेटाबोलाइट्स हैं। अब हमें फोकस करना है उन मेटाबोलाइट्स पे जो कि हमारी बॉडी बना तो रही है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं करती। ठीक है, सो मेटाबोलाइट्स जो है वो मेटाबॉलिज्म में हिस्सा लेने वाले बायोमोलिक्यूल्स हैं, लेकिन दो कैटेगरीज के अंडर क्लासिफाई किया जाता है इन्हें। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बॉडी बनाती भी है और उसे यूटिलाइज कर देती है। सम ऑफ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, हमारी बॉडी में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं। नॉन एसेंशियल वो होते हैं जो बॉडी खुद ब खुद बना लेती है और हमें बाहर से डाइट में लेने की जरूरत नहीं पड़ती, और एसेंशियल वो होते हैं जो हमें बाहर से डाइट में चाहिए। तो अंदर जो अमीनो एसिड्स बन रहे हैं वो भी तो मेटाबॉलिज्म के दौरान बन रहे हैं ना। तो मेटाबॉलिज्म के दौरान वो जो मेटाबोलाइट्स बन रहे हैं वो हम यूटिलाइज कर रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो मेटाबोलाइट्स जो है वो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं, यानी कि सिंथेसाइज्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय बॉडी। सिंथेसाइज्ड एंड यूटिलाइज्ड बाय बॉडी। तो वैसे ही प्लांट्स, एनिमल्स और फंगस है, बैक्टीरिया है, उनमें भी ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स जो है वो सिंथेसाइज होते हैं और यूटिलाइज हो जाते हैं। बट उन ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऐसे मेटाबोलाइट्स होते हैं जो बनाते तो हैं, बट उनके लिए वो वेस्ट होते हैं, या फिर कोई नोन फंक्शन हमें अभी तक पता नहीं है उनकी बॉडी में, वो बॉडी से एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, बॉडी से इजीली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं, और हम क्या करते हैं उनके वेस्ट को, उनके उन मेटाबोलाइट्स को जो वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी में बनाते तो है बट वो यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, वो हमारे लिए कहीं ना कहीं कमर्शियली या मेडिकली हम उसे यूटिलाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वो होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज करती है बट उसे यूटिलाइज नहीं करती। सिंथेसाइज बाय बॉडी बट नॉट हैव नोन फंक्शन। अभी तक हमें कोई नोन फंक्शन नहीं मिला है उसका। बट यहाँ पे हम अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अपने सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की इसीलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमारी बॉडी में प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में बन रहा है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे लिए भी वेस्ट है, हमारी बॉडी में कोई नॉन फंक्शन नहीं है उसका। हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जो प्लांट्स के केस में मेटाबोलाइट्स बनते हैं, फंगस बैक्टीरिया के केस में मेटाबोलाइट्स बनते हैं, वो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है, हम उनको कहीं ना कहीं से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसके अंदर आते हैं बहुत सारी कैटेगरीज। ठीक है, जैसे कि पिगमेंट्स आ गए,
ठीक है। उसके बाद एसेंशियल ऑयल्स हैं, टर्पिन्स हैं, एल्कलॉइड्स हैं, उसके बाद टॉक्सिन्स हैं, उसके बाद पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं, तो हमारे पास ये कुछ कैटेगरीज हैं जो मेंशन की गई है। यस, ड्रग्स एंड लेक्टिन्स एज वेल, ड्रग्स एंड लेक्टिन्स एज वेल, ये भी मेंशन किए गए हैं एनसीईआरटी में। आप टेबल देख सकते हैं, ये टेबल जो है एनसीईआरटी में दिया गया है, जिसमें आप पिगमेंट्स देख सकते हैं। पिगमेंट्स में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है कैरोटेनॉइड्स और एंथोसायनिन्स के बारे में। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल, उसके बाद एल्कलॉइड्स देख लो, ठीक है। एल्कलॉइड्स में आपके पास है मॉर्फिन एंड कोडीन, उसके बाद टर्पीन्स में मोनोटर्पीन्स, डायटर्पीन्स, टॉक्सिन्स में आर्बिन रिसिन आ जाएगा, पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस लास्ट में देख लीजिए, गम, सेल्यूलोज, रबर है, ड्रग्स में क्यूरक्यूमिन है, ठीक है, लेक्टिन्स में कॉन्कावेलिन ए है। सो ये सारे चीजें जो है, ये सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो हम कहीं ना कहीं से एक्सट्रैक्ट करते हैं और प्लांट, फंगल और जो हमारे पास बैक्टीरियल बॉडीज है उनमें सिंथेसाइज होते हैं, बट वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, उनकी बॉडी में नॉन फंक्शन नहीं है, इसलिए हम उन्हें यूटिलाइज करते हैं और हम बेनिफिट एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था मेटाबॉलिज्म और मेटाबोलाइट्स के बारे में। अब हम बात करेंगे उन चीजों के बारे में जो क्या करते हैं, इन बायोमोलिक्यूल्स को कन्वर्ट होने में हेल्प करते हैं, ठीक है। क्योंकि हम जो बॉडी में चीजें ले रहे हैं, हमारी बॉडी में जो भी सब्सटेंस जा रहा है, ठीक है, वो एज इट इज हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड नहीं है। अब आप बोलो कि हम प्रोटीन डाइट लेते हैं, वो प्रोटीन एज इट इज बॉडी यूज कर लेती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है। आप कोई भी सोर्स ले रहे हैं प्रोटीन का, प्लांट है, एनिमल सोर्स है, वो सोर्स हमारी बॉडी में जाके पहले डाइजेस्ट होता है, वो सिंप्लीफाई होता है अमीनो एसिड्स में, और अल्टीमेटली वो अमीनो एसिड्स जो है वो रिकंस्ट्रक्ट होते हैं हमारी बॉडी के रिक्वायर्ड अमीनो एसिड्स में, ठीक है, सॉरी रिक्वायर्ड प्रोटीन्स में। सो ये चीजें जो है, हमारी बॉडी जो है वो सोर्स ले रही है अमीनो एसिड्स का, बट चाहिए उसको अपने तरीके से, राइट। सो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, लेकिन ये प्रोसेस इतना स्लो होता है ना, अगर हमारी बॉडी में ये रिएक्शंस जो है वो परफॉर्म हो रही है, अगर मैं किसी एनर्जी की या प्रोटीन की इमीडिएटली जरूरत है, तो बॉडी जो है वो नॉर्मली सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी बिना किसी हेल्प के, ठीक है। सो इसलिए बॉडी ने क्या किया, जब हमें मेटाबोलाइट्स की कन्वर्जन करनी थी, मेटाबोलाइट्स की फॉर्मेशन करनी थी, बायोमोलिक्यूल्स की कन्वर्जन करनी थी, उसके केमिकल रिएक्शंस को सपोर्ट करने के लिए बॉडी ने कुछ ऐसे कंपोनेंट्स की हेल्प ली जो रिएक्शन को फास्ट करवा रहे थे बिना प्रोडक्ट का हिस्सा बने, ठीक है। ये सेम चीज आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं एज अ कैटलिस्ट, अगर आप इनऑर्गेनिक रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, लेकिन बॉडी में अगर हम बात करें, बॉडी के अंदर वही केमिकल रिएक्शंस को स्पीडन अप करवाने के लिए प्रेजेंट रहते हैं एंजाइम्स, ठीक है। सो अब हम एंजाइम्स के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि जितना भी मेटाबॉलिज्म परफॉर्म हो रहा है बॉडी में, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, वो हमारी बॉडी में बिना एंजाइम्स के परफॉर्म नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, उसके बारे में बात करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एंजाइम और समझते हैं कि एंजाइम का नेचर क्या है, कैसे काम करता है और क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एंजाइम को इफेक्ट करते हैं। सो एंजाइम के बेसिक नेचर के बारे में पहले जानते हैं और समझते हैं क्या होते हैं एंजाइम। और एंजाइम्स जो हैं बेटा, दीज आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ये ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। सो अब हम बात करें, हम बहुत सारे ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स को डिस्कस कर चुके हैं, तो ये भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, बॉडी का हिस्सा है। तो जितने बायोमोलिक्यूल्स हमने स्टडी किए, उनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल है जिस कैटेगरी में एंजाइम्स आते हैं, वो है प्रोटीन। ये प्रोटीनस होते हैं नेचर में, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन ये है कि हमने आरएनए बेस्ड एंजाइम्स भी देखे हैं। सो सम आर आरएनए बेस्ड, वो आरएनए बेस्ड एंजाइम्स को राइबोजाइम्स कहा जाता है, ठीक है। सो दे आर कॉल्ड एज राइबोजाइम। राइबोजाइम में कुछ एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ, दैट इज आरएनएस, राइबोन्यूक्लियस पी, ये आरएनए बेस्ड एंजाइम है और इसी की वजह से आरएनए जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो कैरी करता ही करता है, बट उसमें एंजाइमेटिक फंक्शन देखने के बाद ही कुछ साइंटिस्ट ने ये सोचा कि आरएनए जो है इट माइट बी द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल
जो एवोल्यूशन के टाइम पे फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल रहा होगा वो आरएनए ही रहा होगा, जिसने जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करने के साथ साथ उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग केमिकल रिएक्शंस को प्रोसीड भी करवाया। ठीक है, सो आरएनए जो है वो राइबोजाइम्स जो है वो भी एग्जिस्ट करते हैं, बट नेचरली जो एंजाइम्स है वो प्रोटीन होते हैं नेचर में। और हमने प्रोटीन की कैसे बात की थी, जब तक प्रोटीन जो है वो टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं ले लेता तब तक उसको फंक्शन की एबिलिटी नहीं आती। यानी कि प्रोटीन को अगर उसमें अपने अंदर कोई इंफॉर्मेशन जो है उसको एक पर्टिकुलर फंक्शन करना है, स्ट्रक्चर बनाना है, उसको सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए ही चाहिए। ठीक है, बट मेनली अगर मैं यहाँ बात करूं प्रोटीन में भी एंजाइम जो है दे मेनली हैव टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सो यहाँ पे एक बेसिक तरीके से स्ट्रक्चर बना के दिखा देती हूँ आपको। तो लेट्स से ये एंजाइम है, ठीक है, ये प्रोटीन स्ट्रैंड है। तो इस प्रोटीन स्ट्रैंड को अब कॉइलिंग करनी है 3D अरेंजमेंट। टर्शरी स्ट्रक्चर क्या होता है? 3D स्ट्रक्चर होता है। अब इस प्रोटीन स्ट्रैंड ने बहुत सारी कॉइलिंग करी, जितने पॉसिबल बॉन्ड्स थे, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, जो भी उसके बाद डाइसल्फाइड बॉन्ड, जैसे भी बॉन्ड्स थे, अल्टीमेटली उसने कॉइलिंग करी, एक पर्टिकुलर शेप ली, और ये 3D स्ट्रक्चर जो है ये बन गया एंजाइम। ठीक है, और हम इसको इस फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, नॉर्मली ये बन गया। ठीक है, सो कॉइलिंग के बाद ये जो स्ट्रक्चर बना, दिस इज एंजाइम। और इस एंजाइम में एक पॉकेट जैसी चीज होती है, इस पॉकेट को कहा जाता है एक्टिव साइट। ये वही साइट है जहां पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। सो एक्टिव साइट इज द बाइंडिंग साइट ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट है। ठीक है, और सबस्ट्रेट यहीं पे बाइंड करता है और अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो ये है एंजाइम का टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो हमारे पास और डिफिकल्ट और नेक्स्ट लेवल का अरेंजमेंट लेते हैं, बट कम से कम टर्शरी लेवल तो होना ही चाहिए एंजाइम में। ठीक है, सो ये है हमारे पास एंजाइम का स्ट्रक्चर, और आरएनए बेस्ड एंजाइम्स भी होते हैं, इसका भी ध्यान रखेंगे। कुछ और चीजें एंजाइम के बारे में, एंजाइम जो है वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहता है सबस्ट्रेट को लेकर। इट इज सबस्ट्रेट स्पेसिफिक। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज आई, बाइंड करी और उसने वो रिएक्शन प्रोसीड करवा दी, प्रोडक्ट बना दिया। तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक रहते हैं, यानी कि जिस सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करवाना है उसी को करवाएंगे। अगर एक्टिव साइट पे कोई और चीज आके बाइंड कर जाती है, कंपैटिबल हो जाती है बाइंड करने पे भी, तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होगी। ठीक है, तो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है एंड वर्क विथ इन नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो बहुत ज्यादा वाइडर रेंज पे काम नहीं करते हैं, और हम ये चीज पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एंजाइम के टर्शरी स्ट्रक्चर में वीकर बॉन्ड्स होते हैं। अलग अलग पीएच और टेम्परेचर को लेकर ये ससेप्टेबल होते हैं। जैसे जैसे बॉडी में पीएच चेंज हो रहा है ना, और अगर टेम्परेचर भी चेंज होगा ना, तो एंजाइमेटिक फंक्शन जो है, प्रोटीन फंक्शन जो है, स्ट्रक्चर जो है, वो चेंज हो जाएगा, और अल्टीमेटली एंजाइमेटिक फंक्शन जो है वो इफेक्ट होता है। ठीक है, सो इसलिए बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस है, और अगर हमें फीवर हो जाता है, टेम्परेचर राइज हो जाता है, उस दौरान बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं, एंजाइम्स जो हैं, वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते हाई टेम्परेचर की वजह से। ठीक है, एक डिफेंस मैकेनिज्म है बॉडी के लिए, बट बहुत ज्यादा देर फीवर रहना, उसकी वजह से बॉडी में वीकनेस हो जाती है। उसका रीजन ये है कि बहुत सारे प्रोटीन्स डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, बॉडी में प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। ठीक है, सो इसीलिए नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर पे काम करते हैं। वही अगर हम एंजाइम को कैटलिस्ट के साथ कंपेयर करें, क्योंकि एंजाइम का जो दूसरा नाम है उसे बायो कैटलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड एज बायो कैटलिस्ट एज वेल। तो कैटलिस्ट के साथ अगर कंपेयर करें तो कैटलिस्ट जो है दे आर नॉर्मली इनऑर्गेनिक, बट एंजाइम्स ऑर्गेनिक है। कैटलिस्ट जो होते हैं वो हमारे पास अलग अलग मेटेलिक आयंस भी हो सकते हैं, है ना, वो ऑर्गेनिक नहीं है, इनऑर्गेनिक होते हैं। तो उसके बाद जो कैटलिस्ट है वो वाइडर रेंज ऑफ रिएक्टेंट्स के साथ काम कर लेते हैं, बट एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं, और कैटलिस्ट जो है वो हाई रेंज ऑफ टेम्परेचर को भी बेयर कर लेते हैं, बहुत वाइडर रेंज पे काम कर लेते हैं टेम्परेचर की, बट एंजाइम्स ऐसा नहीं कर पाते। तो ये थोड़े से कंपैरेटिव पॉइंट्स हैं जो एंजाइम को कैटलिस्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। सो ये अब हो गया हमारे पास एंजाइम की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग देयर स्ट्रक्चर, राइट। लेकिन अब ये एंजाइम जो है वो काम कैसे करता है, सो वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं। सो वर्किंग ऑफ एंजाइम,
ये टॉपिक जो है वो बहुत एक बेसिक रेफरेंस देने वाला है कि एंजाइम्स जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, सो एंजाइम्स की वर्किंग जो है वो बेस्ड है इसकी एक्टिव साइट पे। ठीक है, अब ये है एंजाइम, ये एंजाइम और ये है सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट एंड दिस वन इज एंजाइम। अभी नॉर्मली मैं आपको चीजें बता देती हूँ यहाँ पे इसी लेवल पे क्या है। एंजाइम और सबस्ट्रेट जो है वो फिजिकल लेवल पे यहाँ पे कंपैटिबल दिखाए जाते हैं। नॉर्मली दे आर कंपैटिबल विद द केमिकल लेवल। ठीक है, सो केमिकल लेवल के साथ ये कंपैटिबल होते हैं क्योंकि एक्टिव साइट में कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, कुछ ऐसे केमिकल ग्रुप्स होते हैं जो सबस्ट्रेट को वहां पे एडजस्ट करने में, बाइंड करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, सो केमिकल लेवल पे कंपैटिबिलिटी होती है, बट हम चीजों को ईज करने के लिए यहाँ पे फिजिकल लेवल पे कंपैटिबिलिटी दिखाते हैं। फाइन, तो जो ग्रुप्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो कंपैटिबल रहेंगे सबस्ट्रेट के ग्रुप्स के साथ और वो इजीली बॉन्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो इजीली एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना पाता है। तो जैसे ही सबस्ट्रेट आएगा, सबस्ट्रेट जो है वो बाइंड कर जाता है एंजाइम की एक्टिव साइट पे इस तरीके से और बना देता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो ये एक ट्रांजिशन फेज होता है, एक ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स होता है और इसके बाद एक्चुअल चेंज आती है सबस्ट्रेट में। ठीक है, क्योंकि जैसे ही सबस्ट्रेट एंजाइम पे बाइंड करेगा तो सबस्ट्रेट जो है वो अल्टीमेटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही सबस्ट्रेट बाइंड कर रहा है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो रहा है, तो वो सबस्ट्रेट नहीं रहेगा। तो इस दौरान ट्रांजिशन भी होती है और ये फेज जो है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का जस्ट बाइंड किया और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होना शुरू हो गई। ठीक है, तो बहुत ट्रांजिएंट फेज के लिए अल्टीमेटली ये कॉम्प्लेक्स बनता है। ठीक है, तो ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स है। अब क्या होगा, अब सबस्ट्रेट जो है जब बाइंड किया एक्टिव साइट पे, तो एक्टिव साइट ने क्या किया, सबस्ट्रेट को बॉन्ड्स ब्रेक करने में हेल्प की ताकि वो रिकंस्ट्रक्ट हो सके और नया प्रोडक्ट बना सके। ठीक है, तो सबस्ट्रेट नॉर्मली क्या कर रहा था, नॉर्मली ये चीजें प्रोसीड हो रही थी। ठीक है, लेकिन एंजाइम की एक्टिव साइट ने क्या किया, सबस्ट्रेट को बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प करी और रिएक्शन को फास्ट करवा दिया। ठीक है, और अल्टीमेटली जिसकी वजह से सबस्ट्रेट जो है वो फटाफट से कन्वर्ट हो गया एंजाइम सबस्ट्रेट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, कुछ इस तरीके से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया एंजाइम। अब हम जैसे, क्योंकि हम फिजिकल कंपैटिबिलिटी दिखा रहे हैं, तो हमने यहां पे दिखाया है कि प्रोडक्ट जो है वो अब फिट नहीं हो पा रहा है एक्टिव साइट पे और अल्टीमेटली ये रिलीज होने के लिए रेडी है। तो एंजाइम जो है अब क्या करता है, उसका काम हो गया, उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लिया। तो एंजाइम जो है वो फिर से अलग हो गया और अपना काम करने के लिए अगेन रेडी है, और प्रोडक्ट जो है वो अलग हो गया और प्रोडक्ट की जैसे रिक्वायरमेंट होगी वो वैसा वो काम कर लेगा। ठीक है, सो इस तरीके से काम होता है। एंजाइम जो है वो इस तरीके से प्रोडक्ट बनाता है। बट इस पूरे मैकेनिज्म में हमने एक चीज जानी, वो ये कि सबस्ट्रेट जो है उसकी बॉन्ड ब्रेक करने में हेल्प हो रही है, वो एक्टिव साइट कर रहा है, वो एंजाइम कर रहा है। ठीक है, सो एंजाइम का यहाँ पे एक और फंक्शन आया, वो रिएक्शन को स्पीडन अप करवाता है। सो एंजाइम जो है वो स्पीडन अप करता है रिएक्शन को। आपने देखा कहीं प्रोडक्ट में उसका हिस्सा आया हो? नहीं, तो प्रोडक्ट में उसका कोई भी हिस्सा नहीं रहता है, वो एंजाइम जो है दोबारा अपना काम करने चला जाता है और जैसे ही काम खत्म हुआ अल्टीमेटली वो खत्म। ठीक है, तो उसके बाद प्रोडक्ट में लेकिन उसको कोई हिस्सा नहीं आएगा, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आए। लेकिन एक और चीज है, एंजाइम जो है अगर उसके बिना हो, ठीक है, अगर उसके बिना सबस्ट्रेट का प्रोडक्ट बनाना हो तो भी बनेगा। ठीक है, तो भी बनेगा। तो एंजाइम जो है उसका फंक्शन रिएक्शन को स्पीडन अप करवाना है, बल्कि उसमें प्रोडक्ट में हिस्सा अपना देना नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज,
सबस्ट्रेट जो है वो बिना एंजाइम के रिएक्शन करवा सकता है, वो रिएक्शन लेकिन इतनी स्लो होगी कि सबस्ट्रेट फॉर्मेशन, प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट जब होगी उससे काफी देर बाद जब प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो हमारी बॉडी को उसकी रिक्वायरमेंट खत्म हो चुकी होगी। सोचो अभी हमें एनर्जी चाहिए 1 सेकेंड के बाद ही, ठीक है, हमें रनिंग करनी है, हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें अभी एनर्जी चाहिए, लेकिन बॉडी जो है उसको सिंथेसाइज कर पा रहा है, उसने अभी रिएक्शन शुरू करी और वो एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है 2 घंटे बाद, ठीक है। तो क्या वो एनर्जी जो है हम यूटिलाइज कर पाएंगे? क्या उसका कोई मतलब होगा उस वक्त जब हम रेस्ट कर रहे हैं? ठीक है, हमें तो जब एनर्जी चाहिए तब तो मिली नहीं, तब तो हम काम कर नहीं पाएंगे। यानी कि अगर हमें 2 घंटे बाद काम करना है, उसके लिए बॉडी को पहले 2 घंटे पहले प्रिपेयर हो जाना चाहिए, एनर्जी बनाना, ताकि हम उसको 2 घंटे बाद यूटिलाइज करें। वैसा तो नहीं हो सकता ना, इसीलिए एंजाइम जो है उसके बिना काम पॉसिबल है। यानी कि सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता था, लेकिन एंजाइम की जरूरत हमें सिर्फ इसीलिए पड़ी क्योंकि वो रिएक्शन को स्पीड अप करवाया, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल भी दी गई है, एनसीईआरटी ने कहा है एक रिएक्शन जो है उसके बारे में बात करती हूँ, दैट रिएक्शन इज रिलेटेड टू द कार्बोनिक एसिड फॉर्मेशन, ठीक है, और वो कंट्रोल करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है जो इस रिएक्शन को स्पीडन अप करवाता है। उसकी रेफरेंस से एनसीईआरटी ने बताया किस तरीके से रिएक्शन को स्पीडन अप करवाते हैं और किस तरीके से काम करते हैं। तो जानते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बारे में। सो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, वाटर जो है इट गेट्स कंबाइंड विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, ठीक है, ये कार्बोनिक एसिड है, इसकी फॉर्मेशन के लिए वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबाइन होते हैं। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बॉडी की, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेशन में इसका रोल है। जब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी डील करेंगे वहां पे ये रिएक्शन जो है वो डील करने को मिलेगी हमें, एंड दिस रिएक्शन इज नॉर्मली कंट्रोल्ड बाय कार्बोनिक एनहाइड्रेस। सो एनसीईआरटी कहती है कि अगर ये रिएक्शन एंजाइम के बिना हो रही है, ठीक है, सो 2 केसेस है, विदाउट एंजाइम यानी कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस के बिना, एंड विद एंजाइम अगर ये रिएक्शन हो रही है। सो इन दोनों केसेस में क्या फर्क होगा? सो विदाउट एंजाइम क्या होगा, 200 मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन होगी पर आवर, ठीक है, यानी कि 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोनिक एसिड गेट्स फॉर्म्ड इन एन आवर। बट अगर हम एंजाइम की बात करें तो 6 लाख मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन पर आवर नहीं, पर सेकेंड। यानी कि रिएक्शन का रेट जो है वो इंक्रीज हो गया बाय 10 मिलियन टाइम्स। ये सेम चीज एनसीईआरटी ने मेंशन की है, ये पूरा डाटा एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। सो एंजाइम ने क्या किया, एंजाइम जो है उसके बिना रिएक्शन हो रही थी ना, बट रिएक्शन को फास्ट करने का काम किया कार्बोनिक एनहाइड्रेस ने, ठीक है। नाउ द थिंग इज, हम इस रिएक्शन की स्पीड को डिटरमाइन करते हैं बाय रेट ऑफ रिएक्शन। हमें कैसे पता चलता है कितनी रिएक्शन जो है उसका रेट बढ़ा है? सो वो हम डिटरमाइन करते हैं बाय अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, यानी कि डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। यानी कि जैसे मैंने कहा, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्मेशन और अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड पर यूनिट टाइम। सो दिस इज द थिंग, एंजाइम के बारे में हमने पूरा जाना है कि वो काम कैसे करता है और अल्टीमेटली उसका प्रिंसिपल क्या है। उसका काम नहीं है प्रोडक्ट का हिस्सा बनना, उसका काम है रिएक्शन को स्पीडन अप करवाना। वो रिएक्शन जो नॉर्मली भी प्रोसीड हो सकती थी, उसके बिना भी प्रोसीड हो सकती थी, बट हमने क्या किया, एक रास्ता दे दिया, ठीक है, यानी कि हमने उसकी हेल्प कर दी, एंजाइम प्रोवाइड करवा के, और रिएक्शन फास्ट हो गई है। तो अब ये है एंजाइम के बारे में कुछ बेसिक चीजें। सो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से एंजाइम जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है, ऐसा क्या करता है वो जिसकी वजह से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। वर्किंग तो हमने जान ली कि हाँ, बॉन्ड्स ब्रेक करने में वो हेल्प कर रहा है ना, लेकिन किस तरीके से? बॉन्ड्स तो उसके बिना भी ब्रेक हो रहा है ना, ठीक है, लेकिन उसने फास्टली बॉन्ड्स को ब्रेक करने में कैसे हेल्प करी, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट है उसके पीछे।
ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में उसके बारे में जानते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे जो कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है उसको इफेक्ट करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ।